हाँ, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से उत्तल दर्पण में F बराबर आर बाई टू को सिद्ध किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाते हुए। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको फिगर की आवश्यकता होगी और फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। फिगर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनसे आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने एक एक चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि क्या होता है नहीं होता है, उन चीजों के बारे में आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप इन चीजों को समझते होंगे कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको अक्सर कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि इसको एक प्रकार का उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना तो आपको पता है। उत्तल दर्पण में भी हम लोग F बराबर जो आर बाई टू होता है इसको सिद्ध कर रहे हैं सबसे पहले। दूसरी बात कि ये जो चीज आप देख रहे हैं एक सरल रेखा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो नाम है इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। या तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष भी कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष भी कहते हैं। बात दोनों सही है, जिसे प्रधान अक्ष कहिए मुख्य अक्ष कहिए। दूसरी बात इतना है, याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखते इस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसका परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक ना। और परावर्तन होने के बाद बीच में एक अभिलंब डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि दो कोण बनते हैं। एक आपका आपतन कोण बनता है, दूसरा जो बनता है आपका परावर्तन कोण बनता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं एक प्रकार का मुद्दा जहां से कहां से आती हुई प्रतीत होती है? तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। कल्पना होता है कि यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। जब आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ाए होंगे तो उसमें आप जाकर अच्छी तरह से देख सकते हो, या आपको जानते होंगे तो और अच्छी बात है ना। ये वक्रता केंद्र आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो भी रेखा खींचा जाता है वो हमेशा क्या कहलाता है? तो वो लंब कहलाता है। और जो लंब होता है वो हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। जिसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश की किरण ऊपर से आती है और नीचे से जाती है, जिस माध्यम में आती है उस माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। इतना होने के बाद इसमें से कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे मुख्य बातों को बताता हूँ। सबसे पहले कि आप एक कोण को देखते होंगे ए बी एन और डी बी एन। जैसे कि आपने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम की बात कीजिएगा तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब होता है वो तीनों एक तल से तल में होते हैं, समतल में होते हैं। और दूसरा क्या बोलता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एक आपतन कोण किसके बराबर है? परावर्तन कोण के बराबर। किसके नियम से? तो परावर्तन के नियम से। तो मैं कुछ मुख्य बातों को डिनोट करता हूँ, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपका है क्या। एक कोण जो है आपका यहाँ पे बन रहा है ए, और इसके बाद बन रहा है बी, और उसके बाद आपका यहाँ पे बन रहा है एन। ध्यान से समझिएगा, कौन बन रहा है? ए बी एन जो बन रहा है, जिसका एक्चुअल नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो नाम हम लोग रखे हैं इसका नाम है आपतन कोण। या फिर है क्या? तो याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। रीजन ध्यान से समझिएगा, इसको किससे सूचित किया जाता है? तो आई से किया जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा। दूसरा एक बात यहाँ पे बोला जाता है कि एक कोण बन रहा है आपका, है ना, डी बी एन बन रहा है। एक कोण आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? तो याद रखिएगा, एक कोण जो आपका बन रहा है डी बी एन बन रहा है, जो कि इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको किससे सूचित किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसको आर से सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब क्या होता है, आप एक बात बताओ कि लेकिन पी से लेके एफ तक की दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आपको तो ये पता होगा, याद रखिएगा, फोकस दूरी कहते हैं। पी से लेके एफ तक की दूरी को फोकस कहते हैं, और पी से लेके सी तक की दूरी को कुल मिलाकर देखिएगा तो पूरे दूरी को क्या कहा जाता है? तो वक्रता त्रिज्या कहता है। तो हम लिख सकते हैं कि पी से लेके, याद रखिएगा, पी से लेके एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया कि पी से लेकर सी तक की दूरी को, यानी कि पी से लेकर सी तक की क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सारी चीजों से क्या किया जाता है? इसको ना सूचित किया जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या है
अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे चीजों के बारे में जान ले, इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी। अब क्या करेंगे, हम लोग को प्रमाण करना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम लोग को क्या करना है, प्रमाण का मतलब होता है कि हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, कैसे होता है तो समझिएगा, दो कोण आ रहा है आपका, एक कोण बन रहा है ए बी एन, डी बी एन। या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कोण लिख लो, या जो मैंने आपको डिनोट किया कोण ए बी एन कोण डी बी एन, ये बराबर होते हैं किसके, तो परावर्तन के नियम से डायरेक्ट ये लिख लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कोण जो है आपका यहाँ पे ए बी एन जो है वो किसके बराबर है, तो याद रखिएगा कोण डी बी एन के बराबर है। किस वजह से, तो याद रखिएगा किसके वजह से, तो परावर्तन के नियम की वजह से ना, परावर्तन के नियम से लिख सकते हैं, परावर्तन के कैसे लिखने से, तो परावर्तन के नियम से। दूसरी बात, आपने यहाँ पे देखा एक कोण और बनना है डी बी, मैंने आपको बता दिया कोण ए बी एन बराबर कोण डी बी एन। एक चीज आप यहाँ पे गौर करते होंगे, कुछ इस प्रकार से एक रेखा इस प्रकार से काट रही, यानी कि ये आपका डी रहा, ये आपका सी रहा, और ये आपका एन रहा, और ये आपका क्या रहा, एफ रहा। तो एक कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं, क्योंकि ये आमने सामने की जो कोण है ये हमेशा बराबर होता है, इसको क्या कहा जाता है, सम्मुख कोण कहा जाता है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से कोण हम लिख सकते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, सी बी एफ जो है, याद रखिएगा हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सी बी एफ जो है वो किसके बराबर है, तो याद रखिएगा किसके बराबर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा किसके बराबर, तो डी बी एन के बराबर होगा। याद रखिएगा डी बी और एन के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कौन, लिख सकते हैं क्या, है ना, डी बी एन के बराबर हो, किस लिए, तो आपको भी जस्ट मैंने बताया कि सम्मुख कोण के कारण। सम्मुख कोण बोल लीजिए, या आप इसको शीर्षाभिमुख बोल सकते हैं, ठीक है ना। सम्मुख भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, शीर्षाभिमुख बोलिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में क्या है, इसको दोनों कहा जाता है, दोनों कोण से नाम है, ठीक है ना। अब ये चीज समझ गए, इसको आप क्या कीजिए कि समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और इसको क्या कीजिए, आप समीकरण क्या कीजिए, आपको सेकेंड मान लेना, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, ध्यान से समझिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे फर्स्ट से, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सेकेंड से चलने वाले हैं, ठीक है ना, सेकेंड से चलेंगे। रीजन क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना। अब क्या होता है कि समीकरण फर्स्ट में इसका देखिए डीबीएन जिसका राइट हैंड साइड बराबर हो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो। याद रखिएगा ये जाहिर सी बात है कि जिसका राइट हैंड साइड बराबर हो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर, तो हम क्या लिखेंगे कि कोण ए बी एन जो है वो बराबर किसका है, तो लिखेंगे कोण सी बी, है ना, एफ के बराबर, है ना। इसको समीकरण क्या कर लीजिए आप 3 मान लीजिए, बहुत ही आसान है। जब इसको समीकरण 3 मान लिए तो आपको आपको क्या करना, एक चीज और समझ आना, ध्यान से समझते हैं। देखिए ए बी, ये देखिए ए बी जो है आपका, और यहाँ पे पी सी है, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं और कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, तो इसकी जो दूरी है क्या समांतर है। आप जानते हैं कि ए बी जो समांतर होगा पीसी के समांतर होगा, इसको ए बी समझिए और इसको क्या समझिए, पीसी समझिए। तो किसके समांतर है ना, किसके समांतर है, तो याद रखिएगा ए बी के समांतर पीसी है। आई बात समझ में। तो एक चीज क्यों समांतर है तो ध्यान से समझना है। थोड़ा देर के एक चीज आपको ये भी समझना है, इसको अगर समीकरण मान ली तो समांतर तो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा समझिए कि हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जो ए बी है आपका ये समांतर किसका है, तो याद रखिएगा पीसी का। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, और क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा एन बी और सी जो है उसे क्या करता है, काटने का काम करता है। तो उसको लिख सकते हैं कि एन बी और जो सी है ना, उसे काटती है या प्रतिच्छेद करती है, उसे है ना काटती है, काटती या लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करती है ना, प्रतिच्छेद करती है। ऐसे समझ में बात आ रही है। तो फर्क साफ है कि यहाँ पे आपको लग रहा हो कि जो समांतर है वो कहीं ना कहीं इसको काटने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, तो एनबीसी काट रहा है, प्रतिच्छेद करने का काम कर रहा है। अब ध्यान से समझना होगा आपको कि कुछ एक प्रकार के ऐसे कमान है जिस प्रकार से एक प्रतिच्छेद काटती है ना, इस प्रकार से एक रेखा को काट देती है। तो आपका जो ये वाला कोण होता है और ये वाला जो कोण होता है हमेशा क्या होता है, समान होता है। समान कहने का मतलब ये आखिर है क्या, तो इसको हम कहते हैं संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए ए बी समांतर जो पीसी है वो किसके बराबर है, ये लिखना पड़ेगा आप, ठीक ना। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये कोण, ठीक है ना, और ये कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हम लिखने वाले हैं क्या कि ए बी एन जो है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे
क्या लिखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, कोण जो है ना, याद रखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी एन जो है वो किसके बराबर है, बराबर जो है याद रखिएगा, बराबर किसके है, तो बी सी एफ के बराबर है। इसको लिखेंगे किसके बराबर, तो कोण बी सी एफ के बराबर है। इसको आप क्या कीजिएगा, समीकरण चौथा मान लीजिएगा, ठीक ना। क्यों बराबर, ध्यान से समझिएगा कि एक कोण आप अभी जस्ट देख रहे हैं कट रहा है, यहाँ से अगर मान लीजिए ये कट रहा है तो काट रहा है प्रतिच्छेद रेखा उसको, तो ये वाला कोण और यहाँ पर ये वाला कोण ये क्या है, संगत कोण है, जिसके कारण वो बराबर है ना। तो एक कोण बन रहा है ए बी एन बनना है, दूसरा बनना है सी बी एफ बनना है, सॉरी बनना है क्या, बी सी एफ बनना है। कोण एक्चुअली यहाँ पे है ना, कोण कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे बनेगा, तो बन गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, ध्यान से समझिए, आप क्या कीजिएगा, आप लिख सकते हैं कि समीकरण, समीकरण है ना, तीसरा से और चौथा से चलना पड़ेगा। चूंकि आप भूल गए तो चूंकि लिखा दीजिए, चूंकि क्या होता है यहाँ पर लगा देना है, समीकरण सेकंड और है ना समीकरण थर्ड और फोर्थ से चलना है। आई बात समझ में, तो आपको ध्यान से समझना है कि क्या है नहीं करना। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उधर लेने की या इसी पे हम थोड़ा बताने का प्रयत्न करते हैं, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं और आगे और चलेंगे, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, है ना, यहीं पे चलते हैं, कहाँ पे थे, ये अभी हम बताएं, ठीक ना। थोड़ा मोड़ा आगे की ओर चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, आगे कहाँ जाए, जगह नहीं मिल रहा है। चलो अभी यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिए कि अभी आपने देखा कि समीकरण थर्ड से और समीकरण फोर्थ से चलने वाले हैं, ठीक ना। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से समझिए, इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझ, कहाँ से उठ के चले आए, यहाँ से। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण तीसरा से समीकरण चौथा से चलेंगे। अब एक बात गौर कीजिए, यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि ए बी एन और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए बी एन आ रहा है। इसका मतलब है कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर उसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझिएगा, हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कौन जो है आपका यहाँ पे कौन है, सी बी एफ जो है वो किसके बराबर है, तो याद रखिएगा कौन किसके बराबर है, बी सी एफ के बराबर है ना, याद रखिएगा, सी बी एफ के बराबर, ठीक, याद रखिएगा, तो बी सी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, सी बी एफ जो है वो किसके बराबर है, तो बी सी एफ के बराबर, ठीक है ना, एकदम सही है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ पे अगर हम इसे बराबर सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में आप जानते हैं कि जिसका दो कोण हमेशा समान होता है ना। क्या होता है, जब दो कोण समान होता है तो उसके आमने वाली जो सामने वाली जो भुजा होता है वो हमेशा समान होता है, और ऐसे कोण, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप तो इसको पता होगा, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमको क्या करना है, इसमें समझना है, तो जानते हैं कि इसके सामने वाली भुजा ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर वाला क्या होगा, ये होगा। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, तो त्रिभुज हम लोग ये तो आप साबित कर दिए हम लोग, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, ठीक। आगे क्या करना है, इतना समझते हैं हम लोग। इतना होने के बाद हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज किस में, तो बताना होगा आपको, सी बी एफ में चलते हैं। तो त्रिभुज आपको लिखना सी बी एफ, क्या लिखना, त्रिभुज सी बी एफ में चलते हैं। तो देखिए किसके बराबर क्या होगा, तो आपको पता है कि सी एफ जो बराबर होगा ये क्या होगा, एफ बी के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, ध्यान से लिखिएगा, हम लिखेंगे जो सी एफ जो है वो बराबर किसका होगा, तो याद रखिएगा वहां पर हो जाएगा एफ बी के बराबर हो जाएगा क्या होगा, एफ बी के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 5, क्यों मान सकते हैं आराम से। अब क्या होगा, एक चीज आपको करना है, थोड़ा देर के लिए एक चीज करना है, रीजन समझते हैं कि आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो बिंदु पी है ना, ये बी जो है, कि अगर आपने कभी चिमटा देखा है रोटी बेलने वाले, मतलब रोटी को जो मतलब उठाता है तावे पर से वो वाला, तो अगर आप उन चीजों को देखे होंगे तो उसकी अगर उसको थोड़ा सा है ना नमार दिया जाए तो वो क्या होगा कि उसकी दूरी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे उसको नजदीक लाएंगे तो पता चलता है कि एकदम बराबर है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जो बिंदु बी जो है वो जैसे जैसे नजदीक आएगा बिंदु पी के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा ना। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि क्या होता है कि बिंदु बी, बिंदु बी बिंदु पी के
बिंदु P के, है ना, बहुत पास है, बहुत क्या है, पास है, और पास बोलिए नजदीक है, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि जो पी एफ है, ध्यान से समझिए, हम लिख सकते हैं जो पी एफ जो होगा, पी एफ जो बराबर होगा क्या, याद रखिएगा एफ बी के बराबर होगा। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 6 मान लीजिए, है ना। अब क्या हुआ, ध्यान से समझिए, अब चलेंगे हम लोग, ठीक ना, एक बार ध्यान से समझिए, अब चलेंगे हम लोग समीकरण 5 और, है ना, समीकरण क्या करेंगे, 5 और 6 से, ठीक। देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसका जो राइट हैंड साइड है एफ बी और इसका भी एफ बी है, ये हमेशा समान है, तो इसका मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, होना ही चाहिए। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो सी एफ जो है आपका, वो बराबर होगा किसका, पी एफ का बराबर होगा। आई बात समझ में, जो सी एफ जो होगा वो बराबर होगा किसका, पी एफ का बराबर होगा। इतना होने के बाद एक चीज थोड़ा और कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसके नीचे ही आप लोग लिखिएगा, है ना, जगह के कारण की वजह से हम यहाँ पे आपको नहीं बता पा रहे थे, ठीक। अभी ध्यान से समझते हैं। इतना होने के बाद आपको एक चीज बताना है, क्या बताना है वो ध्यान से समझिएगा। आपने एक चीज गौर किया है यहाँ पे कि पी एफ मैंने मैं आपको बताया था फोकस दूरी, पीसी आपको हम बताया था क्या, वक्रता त्रिज्या बताया था। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पी एफ है हम, और पी एफ सी है, अगर बताया जाए तो पी सी हम ऐसे लिख सकते हैं, पी सी, पी सी आपने क्या समझा, पी सी का मतलब वक्रता त्रिज्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या अगर हम सी एफ को और पी एफ को जोड़ दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या मिलेगा, यानी कि अगर एक लकड़ी को अगर तोड़ दिया जाए आधा से और बाद में उसी को मिला दिया जाए तो एक पूर्ण रूप से लकड़ी बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर पी एफ को पीसी में, है ना, पीसी का मतलब है वक्रता त्रिज्या, तो अगर हम इसमें जोड़ा जाए तो हम एफ सी एफ को, ठीक ना, सी एफ को और प्लस में हम क्या कर सकते हैं, पी एफ को, पी एफ को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हमारा पीसी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। याद रखिएगा, तो हम लिखेंगे क्या, पीसी बराबर क्या होता है कि सी एफ प्लस में पी एफ। अगर सी एफ की जगह पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सी एफ की जगह पे आप पी एफ डालिए, पी एफ की जगह पे आप सी एफ डालिए, बात बराबर है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था समीकरण 5 और समीकरण 6 से कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर उसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो सी एफ बराबर होगा पी एफ का, पी एफ बराबर होगा सी एफ का। तो क्या सी एफ की जगह पे पी एफ डाल सकते हैं, तो जरूर डाल सकते हैं। तो हम डालेंगे पी एफ प्लस में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एफ। अब पी एफ हो गया, तो पीसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो आर लिख सकते हैं। उसके बाद हमको बताइए कि पी एफ कितना पी एफ हो गया, 2 पी एफ हो गया, इसको लिखेंगे 2 पी एफ लिखेंगे। अब बताओ हमको कि आर जो है आपका यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो आर जो है इसको वैसा ही बढ़ाते चलते हैं, आर बराबर 2 पी एफ, तो 2 वैसा है पी एफ। आपको पता है कि पी एफ को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को किससे सूचित कर देते हैं, आपको पता है कि स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, ये वाला हम लिख दिए स्मॉल एफ, ठीक। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका ये पूरा यहीं पे हो गया, सॉल्व यहीं पे हो गया। लेकिन अगर थोड़ा आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हो जाता है कि इसको हम कहते हैं एफ बराबर जो होता है आर बाई 2, है ना, एफ इधर आ जाएगा तो आर उधर क्या चल जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा, और इधर चली आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये आपका, है ना, प्रूव्ड हो गया, है ना, समझिएगा कि खत्म हो गया, है ना। अगर कहीं में इसमें दिक्कत होता होगा या कहीं भी थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको इसमें अच्छी तरह से समझ में आ सकता है ना। और नहीं समझ में आए तो बार बार करके, अगर हो सकेगा, अगर आपको कुछ को समझ में नहीं आता होगा तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, ठीक ना, या नहीं आ पाई, ठीक ना, ताकि हम कुछ और इम्प्रूव कर सके आपके लिए, कुछ और तरीका से बनाने का प्रयत्न करें, है ना। एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीका है जिससे हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हो सके तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।